नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र आकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का एएसएल परिवार के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और विद्यार्थियों, लास्ट दो क्लासेस में हमने लास्ट दो टीपीपी के अंदर चिन्ह मेथड को पढ़ा था, साइन स्कीम मेथड को पढ़ा था और देखा था किस तरह से हम असमीका को हल कर सकते हैं। आज की क्लास में हम असमीकाओं की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो कुछ इस तरह से जो एक्सप्रेशंस लिखे होते हैं, ये आपकी असमीका कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो आपका जो बी है वो ए से बड़ा है या ए का मान बी के बराबर है। करेक्ट है? ये जो आपका दिया हुआ है ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, तो मतलब या तो ए जो है वो बी से छोटा है या ए बी के बराबर है, अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है तो फर्स्ट चीज तो अपना ये हो गया। सेकंड, अगर ए जो है वो बी से छोटा है, ठीक है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, तब क्या होगा? मतलब इस असमीका के दोनों तरफ कोई समान संख्या को या तो मैं जोड़ दूं या मैं घटा दूं, तो मुझे असमीका के चिन्ह पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ए प्लस माइनस के का मान भी बी प्लस माइनस के से छोटा होगा। अगर आप एग्जाम्पल लेके देखना चाहोगे तो जैसे आपका 2 है, ये 4 से छोटा है, ठीक है, दोनों तरफ मैंने एक को जोड़ दिया, तो 3 भी 5 से छोटा होगा, या दोनों तरफ मैंने एक को घटा दिया, तो यहां क्या निकलेगा? 1, और यहां आपका निकला 3, यह भी छोटा होगा। मतलब अगर कोई असमीका आपकी दी हुई है, इसमें से दोनों तरफ समान संख्या को हम या तो जोड़ दें या घटा दें दोनों तरफ से, तो असमीका के चिन्ह के ऊपर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, असमीका समान रहेगी। थर्ड वाली प्रॉपर्टी आप देखो, ये थोड़ी सी हमारे काम की है कि ये आपकी असमीका दी हुई है, अगर मैं इसको दोनों तरफ एक धनात्मक संख्या से गुणा कर दूं तो असमीका के चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर ए का मान बी से छोटा या बराबर है और इसको मैं दोनों तरफ के से गुणा कर देता हूं, जहां पर के एक धनात्मक संख्या है, तो असमीका के चिन्ह के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर 2 आपका 4 से छोटा है, आप दोनों तरफ इसको 3 से गुणा कर दो, क्योंकि 3 आपका एक धनात्मक संख्या है, तो आपको जो मिलेगा वो भी अब जो आपकी असमीका है उसका चिन्ह यहां पर भी यही था और यहां पर भी यही रहेगा। करेक्ट? बट काम की प्रॉपर्टी आपकी ये है कि यदि a इज लेस देन इक्वल्स टू बी आपके सामने लिखा हुआ है और आपने दोनों तरफ एक ऋणात्मक संख्या से गुना कर दिया, और आपने दोनों तरफ एक ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दिया, तो आपकी असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। ध्यान से देखो, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है a इज लेस देन इक्वल्स टू बी और आपने दोनों तरफ एक ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दिया, ठीक है, a इज लेस देन इक्वल्स टू बी लिखा है, आपने दोनों तरफ k से गुना किया और k एक ऋणात्मक संख्या है, तो आपकी जो असमीका थी उसका चिन्ह बदल जाएगा। यहां पर लेस देन इक्वल्स टू था, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? अगर आपके सामने लिखा हुआ है 2 इज लेस देन 4 और आपने दोनों तरफ गुना किया है -1 से, -1 आपकी एक ऋणात्मक संख्या है, तो 2 -1 ये आपका 4 -1 से गुना कर दिया, तो माइनस का 2 और माइनस का 4 आपके सामने आ गया। ठीक है, ये आपके सामने आ गया।
यहां पर आपके लेस देन इक्वल टू का साइन था, अब ये साइन ग्रेटर देन इक्वल टू में बदल जाएगा। यहाँ पर लेस देन का साइन था, ये साइन आपका ग्रेटर देन में बदल जाएगा। मतलब 2 4 से छोटा है पर -2 -4 से बड़ा है। तो काम की चीज क्या है आपकी कि अगर किसी असमीका में दोनों तरफ आप ऋणात्मक संख्या से गुना करते हो तो असमीका का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। अगर लेस देन का सिंबल है ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन का सिंबल है लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अपने एक काम की प्रॉपर्टी है जो अक्सर हमें कंफ्यूज करती है, क्योंकि जब हम नेगेटिव से गुणा करने जाते हैं या नेगेटिव से भाग देने जाते हैं तो कई बार हम असमीका के चिन्ह को बदलते नहीं हैं। करेक्ट है। अगली प्रॉपर्टी अपन दो प्रॉपर्टी और लेते हैं, ये दोनों भी बड़े काम की हैं। a प्लस 1/a की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होती है। ठीक है, यदि a का मान 0 से बड़ा है। जहां a का मान 0 से बड़ा है। ठीक है, अगर a एक धनात्मक संख्या है तो a प्लस 1/a का मान सदैव 2 से बड़ा होता है। और एक प्रॉपर्टी और है इसी के अंदर आपकी, वो यह बोलती है कि a प्लस 1/a का मान सदैव -2 से छोटा होगा जहां a आपका ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, दो बड़े काम की प्रॉपर्टी हैं। a प्लस 1/a का मान हमेशा 2 से बड़ा होता है अगर a एक धनात्मक संख्या है, और a प्लस 1/a का मान हमेशा -2 से छोटा होता है जहां पर a एक ऋणात्मक संख्या है। मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे मानो आपने कोई संख्या ले ली 3, आपने 3 लिया प्लस 1/3 लिया, ये आपका कितना आया 3.33 आया, ये हमेशा 2 से बड़ा रहेगा। आपने 0.5 ले लिया, 0.5 लिया, 1/0.5 लिया, इसका मान कितना निकलेगा, ये भी सदैव 2 से बड़ा है। ठीक है, अब कोई भी संख्या ले लो धनात्मक, उसका a प्लस 1/a करोगे हमेशा उसका मान 2 से बड़ा निकलेगा। और ये जो इक्वल टू का साइन लगा है, ये इक्वल टू का साइन सदैव a बराबर 1 के लिए करेक्ट है। मतलब ये जो लिखा हुआ है ना आपका a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो ये इक्वल टू वाला साइन है, यह तब काम में आएगा जब a का मान 1 होगा। ठीक है, कैसे लिखें इसको कि जब a का मान 1 होगा तो ये इक्वल टू अपने काम आएगा। ठीक है, तो यह समीका होगी, ऐसे ही लिख दो अपन 1 प्लस 1/1 इक्वल्स टू 2 जब a बराबर 1, और -1 इक्वल्स टू -2 जब a बराबर -1। एक बार ध्यान से देख लो, इसके बाद हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा आप एक दो प्रॉपर्टी और लिख सकते हो, पर जो काम की है, जो ज्यादा काम अपने आती है, बाकी चीज हमको पहले से पता थी, एक तो यह वाली और ये दोनों प्रॉपर्टीज। नीचे की दोनों प्रॉपर्टी आपको किसी भी चैप्टर में कहीं पर भी काम आ सकती हैं, और यह वाली भी आपको काफी हद तक हमारे काम में आती है। प्लस इसके अलावा अगर मैं और लिखना चाहूँ, ये आपका 5 6 प्रॉपर्टी नंबर 7 की अगर हम बात करें तो आपका आएगा, अगर a का मान b से छोटा है और b का मान c से छोटा है तो a का मान c से छोटा होगा। इसको अपन बोलते हैं संक्रामक प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब अगर a का मान b से छोटा है, b का मान c से छोटा है तो a का मान भी c से छोटा होगा। ये इन दोनों के अंदर जो रिलेशन होगा वह भी सेम वाला होगा। तो यहां तक किसी को कोई डाउट, एक बार देख लो आप, फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेगेटिव से गुणा करेंगे असमीका का चिन्ह बदल जाएगा, ये वाला 2 से बड़ा होता है, ये -2 से छोटा होता है जब a का मान धनात्मक है, a का मान ऋणात्मक है। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि निम्नलिखित असमीकाओं को आपको हल करना है, और सबसे पहले जो असमीका आपको दी हुई है वह है 3x का मान, करेक्ट, बड़ी आसान सी है,
हम ऑलरेडी साइन इसकी मेथड पढ़ चुके हैं। तो देखिए दोनों तरफ 3 से भाग देंगे। अगर मैं दोनों तरफ 3 से भाग दूंगा, 3 एक मेरी धनात्मक संख्या है, असमीका का चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर मैं दोनों तरफ 3 से भाग दूंगा, 3 मेरी एक धनात्मक संख्या है, असमीका का चिन्ह नहीं बदलेगा। तो क्या हुआ, x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आपके पास आ जाएगा। और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 6 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये आपकी असमीका है। दोनों तरफ मैंने 3 से भाग दिया, 3 से भाग देने पर चिन्ह नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि 3 एक धनात्मक संख्या है। ये आपके पास ये आ गया है। इसका मतलब ये है, अगर ये आपकी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 6 है, इसका मतलब क्या है, ये आपकी वास्तविक संख्या रेखा है, ये 0 है, 6 है। तो x का मान सदैव या तो 6 के बराबर होगा या फिर 6 से बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x का मान या तो सदैव 6 के बराबर होगा या 6 से बड़ा होगा, 6 से इधर की तरफ। तो पर क्या बोल सकता हूं, x हमेशा 6 से लेके और इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, जहां पर 6 इसके अंदर इंक्लूडेड है। क्यों, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है। समझ आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था अपना, एकदम बेसिक प्रॉपर्टी आपकी असमीका की। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम लेते हैं। ये हमको बोल रहा है कि 2x प्लस 17 की वैल्यू 3 से कम है। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया, 17 को मैं इधर ले गया, तो 2x की वैल्यू हमेशा -14 से कम होगी। ठीक है, 17 को मैं इधर की तरफ ले गया, 2 से मैंने दोनों तरफ भाग दिया, क्योंकि 2 एक धनात्मक संख्या है, मेरी असमीका का चिन्ह नहीं बदलेगा। तो x का मान क्या आ गया, सदैव -7 से छोटा है। x का मान क्या आया, सदैव -7 से छोटा है। और इसी को अगर आप वास्तविक संख्या रेखा पर लेकर जाओगे, ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा -7 हो गया। तो क्या बोला गया है, x का मान सदैव -7 से छोटा होगा, -7 से इधर की तरफ। ठीक है, जहां पर -7 इंक्लूडेड नहीं होगा। और -7 इंक्लूडेड क्यों नहीं होगा, क्योंकि असमीका में इक्वल टू का साइन नहीं है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है आपकी, इक्वल इसके अंदर इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको बोल सकता हूं -∞ टू -7। ओपन इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल क्यों आया, क्योंकि -7 वाला पॉइंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहां पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इस इंटरवल में आपका x आपको मिलेगा। देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे बढ़े, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है अपना, असमीका आपको दे रखी है, x/4 + 3 की वैल्यू हमेशा -2 से कम है। तो इस 3 को मैं इधर की तरफ ले गया, तो x/4 हमेशा -5 से कम है। दोनों तरफ मैंने 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ मैंने 4 से गुणा कर दिया, 4 एक धनात्मक संख्या है, असमीका का साइन नहीं बदलेगा। तो क्या मिला, x का मान सदैव -20 से कम है। और अगर ये आपकी संख्या रेखा है और ये आपका -20 है, तो x का मान हमेशा -20 के बराबर होगा या -20 से कम होगा, -20 के बराबर होगा या -20 के से कम होगा। मतलब ये वाली सिचुएशन आपके सामने पैदा होगी। तो x को मैं क्या लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू -∞ टू 20 क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल क्यों आया है, क्योंकि मेरी असमीका के अंदर इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, ये लेस देन इक्वल्स टू -2 है। ठीक है, 3 को मैं इधर ले गया, -5 हो गया, 4 से दोनों तरफ गुणा किया, -20 हो गया। x का मान हमेशा -20 से छोटा है, तो x हमेशा इस इंटरवल में लाई करेगा। करेक्ट। अगला क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, यह क्या बोल रहा है आपका, 7x + 15 की वैल्यू 9 - 4x से हमेशा बड़ी है। ठीक है, तो x वाला पोर्शन आप एक तरफ ले गए, 7 4 11x हो गया आपका ये, और ये हो गया आपका 15 इधर गया तो -6। कोई दिक्कत इसमें, x को मैं एक तरफ ले गया, बाकी को एक तरफ ले गया, ये 7 4 11 हो गया, -6 हो गया। दोनों तरफ मैंने 11 से भाग दिया,
तो असमिका का चिन्ह नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि 11 एक धनात्मक संख्या है। तो ये सिचुएशन आपके सामने आ गई। ठीक है, ये आपका 11 हो गया, -6 हो गया, मतलब x का मान सदैव -6/11 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यह आपकी वास्तविक संख्या रेखा है, ये आपका 0 हो गया, ये आपका -6/11 आ गया, तो x का मान सदैव -6/11 से ज्यादा है। x का मान सदैव -6/11 से ज्यादा है, मतलब x बिलोंग्स टू -6/11 टू इंफिनिटी। करेक्ट है? देखो एक बार कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, सिंपल में 15 को इधर लेके आ गया, -4 उधर चला गया, x का मान हमेशा -6/11 से ज्यादा है। x का मान सदैव -6/11 से ज्यादा है, तो x मेरा -6/11 से इंफिनिटी वाले इंटरवल के अंदर मिलेगा। मैं यहाँ पर क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दी हुई है, इक्वल टू का साइन इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, एक बार ट्राई करो। यह वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली उससे बेटर है। एक बार इसको ट्राई करो और आंसर बताओ कितना आएगा। देखिए क्या बोला गया है हमको, -5, करेक्ट। मैंने क्या किया, दोनों तरफ 4 से गुणा कर दिया, क्योंकि 4 एक धनात्मक संख्या है, आपका चिन्ह नहीं बदलेगा। क्या मिला मेरे को? -20। यहां तक कोई दिक्कत? दोनों तरफ से मैंने 2 को माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? -2 -20, 2 -3x -2 और 36 -2। क्या किया है, दोनों तरफ से मैंने 2 को माइनस कर दिया। क्यों कर दिया है? कि मुझे यहां पर x वाली टर्म लेके आनी है। अगर मैं यहां x की टर्म लेके आऊंगा तो मैं x को प्रॉपर्ली डिफाइन कर पाऊंगा। ये मुझे क्या मिला? माइनस का 22, -3x और आपका 34। अब ध्यान से देखना, मैं -3 से दोनों तरफ भाग देने जा रहा हूं। अगर मैं -3 से दोनों तरफ भाग दूंगा तो मेरा असमिका का चिन्ह बदल जाएगा। और क्यों बदल जाएगा? क्योंकि -3 एक ऋणात्मक संख्या है। समझे? हम यहां तक आ गए, मैंने -3 का दोनों तरफ भाग दिया, सारी संख्याओं में -3 का भाग दिया। भाग क्यों दिया? क्योंकि मुझे यहां पर x लेके आना है। अगर मैं यहां x ले आऊंगा तो मैं मेरी असमिका को सॉल्व कर पाऊंगा। जैसे ही मैंने -3 से भाग दिया, मेरा चिन्ह बदल गया, मेरा चिन्ह बदल गया। ठीक है, क्यों बदला? क्योंकि -3 एक ऋणात्मक संख्या है। इसको सॉल्व करो, ये आ गया आपका 22/3। ठीक है, मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये आपका माइनस का 34/3 यहाँ पर है और ये प्लस का 22/3 यहाँ पर है, इसके बीच में कहीं ना कहीं जीरो रहा होगा। जीरो से इधर नेगेटिव है, जीरो से इधर पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि x का मान सदैव 22/3 से छोटा है। अच्छा ठीक है, उल्टा लिखा है मैंने इसको। नेगेटिव है आपका 34/3 और पॉजिटिव है आपका 22/3। ठीक है, धनात्मक संख्या जीरो के इधर आएगी, ऋणात्मक संख्या जीरो के इधर आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? x का मान सदैव 22/3 से छोटा है। x का मान सदैव 22/3 से छोटा है, हम इधर की तरफ का ले रहे हैं। और x का मान सदैव -34/3 से बड़ा है। x का मान सदैव -34/3 से बड़ा है, मतलब इसके इधर वाला पोर्शन, इसके इधर वाला पोर्शन। -34/3 से तो x का मान बड़ा है और 22/3 से x का मान छोटा है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? -34/3 से 22/3 के बीच में आएगी। और आपका इंटरवल क्लोज आएगा। क्यों क्लोज आएगा? क्योंकि आपको इक्वल टू का साइन यहां पर लगा हुआ है। इससे ये कैसे लिखा समझ पाए? x का मान सदैव 22/3 से कम है। x का मान 22/3 से कम है और x का मान सदैव -34/3 से ज्यादा है। -34/3 से ज्यादा है, मतलब ये मान इन दोनों के बीच में आएगा। तो इससे तो बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। क्लोज इंटरवल मैंने लगाया क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन लगा हुआ है।
देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। यह क्वेश्चन मेरा यह बोल रहा है कि मेरे पास दो असमीकाएं दी हुई हैं। ठीक है, दो असमीकाओं के केस में आपको क्या करोगे, आप दोनों असमीकाओं के उभयनिष्ठ हल निकालोगे। क्यों? एक असमीका आपका एक्स का कुछ मान देगी, दूसरी असमीका एक्स का कुछ और मान देगी। पर अगर दोनों को एक साथ आपको संतुष्ट करना है तो दोनों असमीकाओं के जो उभयनिष्ठ हल होंगे वह हमारा आंसर होगा। तो यह क्या बोल रही है, 5x माइनस सिक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। 6 को मैं इधर ले गया, 5x का मान हमेशा 10 से छोटा है, 5 से भाग दे दिया। 5 एक धनात्मक संख्या है तो इसके मान में, इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा है 3 माइनस 7 माइनस 3x हमेशा 2 से बड़ा है। आपने क्या किया, 3x को उधर ले गया, फिर मैंने 5 से भाग दिया तो 7/5 आ गया। इससे x का मान सदैव बड़ा है। अगर मैं नंबर लाइन पर इसको प्लॉट करता हूं एक बार ले जाकर, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। देखो 7/5 कितना हुआ, मोटा मोटा आपका 2 से कम हुआ, तो ये आपका एक पॉइंट आ गया 7/5। और इधर क्या है, 2 है आपका, ये आपने दूसरा पॉइंट डाल दिया। लास्ट डीपीपी अपन सीख चुके थे एक बार। लास्ट डीपीपी के अंदर हमने यह देखा था कि उभयनिष्ठ हल अगर आपको निकालने हैं तो आप किस तरह से निकालोगे, वही मेथड हमको काम करना है। इन दोनों का जो आपने रूट है उसमें यहाँ पे डाल दिए, -7/5 आ गया, ये 2 आ गया। पहला वाला क्या बोलता है कि x का मान सदैव 2 से छोटा होगा, मतलब ये वाली सिचुएशन 2 के बराबर और 2 से छोटा। दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि x का मान, यह भी यही बोल रहा है, x के मान से हमेशा यह बड़ा होगा, मतलब मेरा x कहां पर होगा, या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। यह एक ही बात है, आप इसको चाहे यूं लिखो चाहे यूं लिखो, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे x का मान 2 से छोटा है, या फिर अपन इसको यूं भी बोल सकते हैं कि 7/5 सदैव x से बड़ा है, या x सदैव 7/5 से छोटा है। मतलब ये सिचुएशन 2 से लेके इधर की तरफ की आएगी, ये सिचुएशन यहां से लेके यहां तक की आएगी। अब अगर मैं दोनों के कॉमन निकालने जाऊं, अब अगर मैं दोनों के कॉमन रूट निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यह वाला पोर्शन मिलेगा, ये वाला, इससे लेके इधर की तरफ। मतलब क्या हुआ, मैं इसको क्या बोल सकता हूं, x का मान सदैव -इंफिनिटी से लेके और आपका 7/5 के बीच में पाया जाएगा, तब जाकर ये दोनों असमीका आपस में संतुष्ट करेंगी। एक बार आप क्वेश्चन को देखो, समझो, कुछ डाउट हो तो बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी थी, ये बोलती है कि x का मान सदा 2 से कम होगा, ये क्वेश्चन बोलती है x का मान सदैव 7/5 से कम होगा। इसका मतलब 2 से हमेशा छोटा, इसका मतलब 7/5 से हमेशा छोटा। दोनों में यह वाला पोर्शन कॉमन आ गया, 7/5 से लेके -इंफिनिटी की तरफ का, और ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन ले। ये क्वेश्चन हमारा बोलता है, अभिनव ने प्रथम 2 कक्षा टेस्ट में 65 और 80 अंक प्राप्त किए। तीसरे टेस्ट में उसे कम से कम कितने अंक प्राप्त करने पड़ेंगे ताकि उसका औसत 70 अंक से ज्यादा हो। अभिनव ने पहले 2 टेस्ट में 65 और 80 नंबर प्राप्त किए, मतलब ये आपका 65 हो गया, ये आपका 80 हो गया, और माना तीसरे टेस्ट में वो एक्स नंबर लेके आता है। ठीक है, पहले में 65 आ गया, दूसरे में 80 आ गया, तीसरे में वो एक्स नंबर लेके आता है, और इसका जब मैं औसत निकालूंगा तो 3 से मैंने भाग दे दिया। क्वेश्चन क्या बोलता है कि कम से कम उसे कितने नंबर लाने पड़ेंगे, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने पड़ेंगे ताकि उसका औसत 70 से ज्यादा हो, मतलब इसका मान हमेशा 70 से ज्यादा होना चाहिए। करेक्ट? ये पहले टेस्ट के मार्क्स है, दूसरे टेस्ट के मार्क्स है, तीसरे टेस्ट के मार्क्स, तीनों में 3 का भाग दिया, आपका औसत निकल गया। इस औसत को हमेशा 70 से ज्यादा होना है, तो 70 से ज्यादा होने के लिए एक्स का क्या मान यहाँ पे निकलेगा, सॉल्व करो। ये आपका 5 आ गया, 8 और 6 आपका 14 आ गया, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दिया, 3 आपका, ठीक है, 3 आपका धनात्मक है, चिन्ह आपका चेंज नहीं होगा।
55 और 10 65। अगर वो तीसरे टेस्ट में 65 से ज्यादा नंबर लेके आता है, 65 या 65 से ज्यादा नंबर वो तीसरे टेस्ट में अगर लेके आता है आपका, तो उसका औसत सदैव 70 से ज्यादा होगा। 65 आते ही वो 70 आ जाएगा, 65 से जितने ज्यादा लाता जाएगा उसका औसत 70 से ऊपर चलता चला जाएगा। करेक्ट है? ठीक है, अगला क्वेश्चन लें। अब इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखो, इसमें एक चीज और हमको सीखने को मिलेगी कि जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकाला हो, मतलब इस तरह से कोई नंबर आपके सामने लिखा है, तो अब आप मुझे यह बताओ कि यह परिभाषित क्या होता है, यह परिभाषित कब होता है? क्या किसी ऋणात्मक संख्या का मैं कभी वर्गमूल निकाल सकता हूं? क्या मैं कभी ऐसे कर सकता हूं, -3, -5? ठीक है, किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो उसका हल मुझे वास्तविक संख्या नहीं मिलेगा, यह मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्याओं के अंदर परिभाषित नहीं होता। अगर आप करने जाओगे तो आपको समस्या संख्या मिलेगी। इसका मतलब यह है कि इसको परिभाषित होने के लिए एक कंडीशन जरूरी है। वो कंडीशन क्या है कि x-5 का मान सदैव 0 से बड़ा होना चाहिए। वास्तविक संख्याओं पर कभी भी वर्गमूल को परिभाषित होने के लिए जो अंदर वाली राशि है वो सदैव 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 के बराबर क्यों लिख सकते हैं हम? वर्गमूल 0 का मान भी 0 आता है, यह परिभाषित है। करेक्ट है? तो यह जब होगा तब यह परिभाषित होगा। दूसरा वाला मेरा क्या बोलता है कि 9 - x, जब यह होगा तब यह परिभाषित होगा। अदरवाइज ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है यह परिभाषित ही नहीं होगा। जब इसका मान मेरा 0 से बड़ा होगा तब यह परिभाषित होगा, इसका मान जब 0 से बड़ा होगा तो यह परिभाषित होगा। करेक्ट है? अब देखिए, सबसे पहले तो आप इन दोनों को सॉल्व करोगे। ये क्या बोलने चाह रहे हैं? ये मेरे बोलना चाह रहे हैं कि x का मान सदैव 5 से बड़ा होना चाहिए, और यह क्या बोलना चाह रहा है कि 9 हमेशा बड़ा होगा x से, या x का मान सदैव छोटा होगा 9 से। ठीक है, जब ये सिचुएशन होंगी कि जब x का मान सदैव 5 से बड़ा होगा तो पहला वाला परिभाषित होगा। जब दूसरी सिचुएशन होगी कि x का मान सदैव 9 से छोटा होगा तो ये वाला परिभाषित होगा। अब अगर मैं इनके उभयनिष्ठ हल निकालने जाऊं तो मैं क्या करूंगा? ये आ गया मेरा 5 और ये आ गया मेरा 9। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या बोलती है कि x का मान सदैव 5 से बड़ा होना चाहिए, इस तरह से, और यहां पर क्लोज इंटरवल आएगा। दूसरी इक्वेशन क्या बोलती है? x का मान सदैव 9 से छोटा होना चाहिए, तो मुझे कुछ इस तरह की सिचुएशन मिलेगी। और इसके ओबेनिस्ट हल क्या निकलेंगे? आपके ओबेनिस्ट हल निकलेंगे ये। ठीक है, ये ओबेनिस्ट पोर्शन है जो दोनों में कॉमन है, ये इधर आएगा ये इधर आएगा। तो x का मान मैं क्या लिख सकता हूं यहां से? x का मान मैं यह लिख सकता हूं कि जब x का मान आपका 5 से तो बड़ा हो पर 9 से छोटा हो। ठीक है, जब x का मान 5 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा तब जाकर ये एक्सप्रेशन परिभाषित होगी, अदरवाइज एक्सप्रेशन परिभाषित ही नहीं होगी। तो सॉल्व करना तो दूसरी बात है, पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि यह जो व्यंजक लिखा हुआ है यह परिभाषित कब होगा। परिभाषित होगा तभी तो मैं उसको हल कर सकता हूं। अगर वो व्यंजक ही परिभाषित नहीं है तो सॉल्यूशन की बात आपके सामने आएगी ही नहीं। करेक्ट है? तो ये इक्वेशन आपके सामने दी हुई है, यह परिभाषित तब होगी जब यह संतुष्ट करेगा। ठीक है, यह जो आपको व्यंजक दिया हुआ है यह तभी परिभाषित होगा जब x का मान 5 और 9 के बीच में होगा। और एक चीज हमको और दी हुई है कि x आपका पूर्णांक है। एक चीज हमको और दी हुई है कि x का मान आपका एक पूर्णांक है। तो अब विद्यार्थी मुझे यह बताओ
कि 5 और 9 के बीच में पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। 5 और 9 के बीच में पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं? एक आपका 5 हो सकता है, एक 6 हो सकता है, एक 7 हो सकता है, एक 8 हो सकता है और एक 9 हो सकता है। ठीक है, ये इन्हीं बिंदु पे ये x का मान 5 और 9 के बीच में हो सकता है। क्यों? यहां पर हम इंटरवल का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये केवल पूर्णांक है। करेक्ट है। तो अब ये आप उठा उठा कर देख लो कि 5 के लिए क्या सिचुएशन बनेगी। ये बनेगा 5 माइनस 5 जीरो। 5 के लिए क्या बनेगा आपका? 0 माइनस अंडर रूट 4। ठीक है, और ये कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो पॉइंट यह बोलता है कि कभी भी किसी धनात्मक संख्या का, एक चीज यूं समझो आप, कि अगर कोई धनात्मक संख्या यहां पर लिखी हुई है और इसके ऊपर ये वर्गमूल लगा हुआ है, इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं, इसके अंदर से केवल और केवल धनात्मक संख्या निकलती है, ऋणात्मक संख्या नहीं निकलती। ध्यान से सुनिएगा, पूरे कैलकुलस, पूरे एलजेब्रा के अंदर आपके काम आने वाली चीज है। और जो हम बचपन से पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करती है, इसलिए हमको लगता है कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, पर ये जो सच्चाई है वो यही है। जब कभी भी हम धनात्मक संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हमें एक धनात्मक संख्या ही मिलती है। आप इसको इस तरह से नहीं बोल सकते, आप इसको यह नहीं बोल सकते। अगर आप यह बोल दोगे तो सारी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आपके जहां पर वर्गमूल काम आएगा सारे के सारे आपके गलत हो जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि सिर्फ इतना सा बोलने से आप मान जाओगे कि आपको ये प्रूव करके बताना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने बचपन से ऐसा पढ़ा है कि आज जब 4 का मैं वर्गमूल ले रहा हूं तो हमें दो वैल्यू मिलती है, प्लस की 2 और माइनस की 2, जो कि मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है, वो केवल आधा सत्य है। बात समझो। जो आपको काम में लेना है वो ये लेना है, सदैव सदैव धनात्मक संख्या का वर्गमूल एक धनात्मक संख्या ही होता है। ये हमेशा हमेशा आपके कैलकुलस अलजेब्रा में काम आएगा, इसके अलावा काम नहीं आएगा। और जो कंफ्यूजन है वो क्यों पैदा होता है, आप अपन उसको समझ लेते हैं। बात समझो अब। ठीक है, कैसे इसको स्टार्ट करें अपन? ऐसे करते हैं, चलो देखो, ये दो आपका लिखा हुआ है, करेक्ट है, दो लिखा हुआ है। क्या इस दो को मैं ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, अगर ये दो लिखा हुआ है तो मैं दो का स्क्वायर वर्गमूल लिख सकता हूं, दो का मान ही आएगा। और एक बात बताओ मेरे को कि दो का स्क्वायर और माइनस दो का स्क्वायर भी बराबर होता है। ठीक है, दो का स्क्वायर और माइनस दो का स्क्वायर भी बराबर होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। कोई तकलीफ लिखने में, या कुछ मैं मैथमेटिकली एरर कर रहा हूं? ठीक है, दो को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दो का स्क्वायर का वर्गमूल, इसको मैं दो की जगह माइनस दो भी लिख सकता हूं, ये भी दोनों बराबर होते हैं। अब अगर मैं इसका वर्गमूल दे दूंगा तो आपको माइनस दो मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका वर्गमूल ले दूंगा तो आपको माइनस टू मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ? आपका दो का मान माइनस दो के बराबर हो गया। और जो तो एकदम, मतलब निहायती गलत बात है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि दोनों बराबर नहीं हो सकते। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपने इसको रिप्लेस कर दिया। आप प्लस माइनस की वैल्यू लेके या उसको मान रहे हो कि उसका मान, इसका जब मैं मान निकाल रहा हूं तो प्लस का दो भी आ सकता है और माइनस का दो भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ कि दो का मान अगर आप ये लेके चलते हो और इसका मान आप प्लस माइनस दो निकाल देते हो, तो या तो दो दो के बराबर हो गया या आपका दो माइनस दो के बराबर हो गया। करेक्ट है, प्लस माइनस किया। पर अब हम समझते ये है कि ये ऐसा है क्यों। बचपन से जो हम करते आए उसमें एरर कहाँ है, आप उसको यूं समझो कि जब मैं इस तरह से निकालूंगा,
एक्स स्क्वायर का जब मैं वर्गमूल करूंगा इस रेडिकल साइन के अंदर तो आपको सदैव एक धनात्मक संख्या मिलेगी, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब एक्स स्क्वायर का वर्गमूल करोगे तो सदैव एक धनात्मक संख्या मिलेगी, और ये बड़े काम का रिजल्ट है मेरा, जो हम इसको पहले भी यूज में ले चुके हैं, ये वाला। दिक्कत यहां आती है कि अगर आपसे कोई बात करे कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन अगर लिखा हुआ है, यह एक समीकरण है, यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन क्या है, एक द्विघात समीकरण है। जब इस समीकरण को मैं हल करने जाऊंगा, जब मैं द्विघात समीकरण को हल करूंगा तो आपको दो हल मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? मैंने इसको किया एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन बराबर जीरो, एक्स का मान वन भी आएगा, एक्स का मान आपका वन भी आएगा और माइनस वन भी आएगा। ठीक है, क्या मतलब हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन एक द्विघात समीकरण है, और अगर इस द्विघात समीकरण को मैं हल करने जाऊंगा तो दो रूट मुझे मिलेंगे, एक्स का मान वन और एक्स का मान माइनस वन। इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम करेक्ट बात है। पर आप इसको यह नहीं बोल सकते कि एक्स स्क्वायर का मान अगर वन है तो अगर मैं एक्स स्क्वायर का वर्गमूल करूं और इसका मैं वर्गमूल करूं तो एक्स का मान भी मैं प्लस माइनस वन कर दूंगा, यह बोलना इनकरेक्ट है। ठीक है, इससे आपने एक द्विघात समीकरण को आपने एक रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कर दिया है, और रैखिक समीकरण का सदैव एक हल होगा, आप उसके अनेक हल की बात नहीं कर सकते। आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप एक द्विघात समीकरण को एक घात समीकरण में या रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कर दो। तो यह बोलना एकदम परफेक्ट है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन, इस द्विघात समीकरण को मैं हल करूंगा तो हल करने पर मुझे दो रूट मिलेंगे, करेक्ट। पर अगर मैं इसकी अगर बात करूं कि अगर आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और इस पे जब मैं अंडर रूट करूंगा तो मुझे केवल और केवल धनात्मक मान मिलेगा, ऋणात्मक मान नहीं मिल सकता। आप इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, ये दोनों अलग अलग बातें, और ये दोनों अलग अलग बातें इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो जब आप किसी द्विघात समीकरण को हल करने जाते हो और जब इस पे आप श्रीधराचार्य नियम लगाते हो तो x का मान आपको मिल सकता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, बहुत बरसों पुराना अपना फॉर्मूला है ये। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जब हल करूंगा तो एक्स का मान माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकलेगा। ठीक है, यह है प्लस माइनस पहले से लगाया हुआ है। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जो मान है ना वही अगर प्लस माइनस निकलना होता, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान प्लस माइनस निकलना होता तो मुझे बाहर प्लस माइनस लगाने की जरूरत कहां से आ रही थी। ठीक है, अगर अंडर रूट चार का मान जब मैं निकालने जाता वो प्लस माइनस दो निकलता तो इस फॉर्मूले में मुझे पहले से प्लस माइनस कहां लगाना था, प्लस माइनस पहले से लगा हुआ है। समझे? तो जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है, कुछ ये चीज जब होगी आपके सामने तब आप उसको ऐसे लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण में हमेशा और हमेशा सदैव आपके क्या बोलते हैं, दो हल होते हैं। तो इस चक्कर से आप इसको उस वहां से कंफ्यूज नहीं कर सकते। जब द्विघात समीकरण को आप हल करने जाओगे आपको दो हल मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्गमूल चार जब निकालोगे तो उसका मान प्लस माइनस दो निकल जाएगा, यह मान केवल प्लस का दो ही निकलेगा। इसीलिए श्रीधराचार्य जी ने हमारे फॉर्मूले के अंदर पहले से प्लस माइनस लगा के छोड़ा था। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस दो मान निकलने थे तो ये फॉर्मूले में प्लस माइनस लगाने की जरूरत आ ही कहां रही थी उनको, वो केवल इतना लिख के छोड़ देते, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए लिख के छोड़ देते। जब प्लस निकलता प्लस आ जाता, माइनस निकलता माइनस आ जाता, जरूरत कहां थी हमको। ठीक है, तो और अगर इसमें आप और दिमाग लगाओगे, आप अगर बोलोगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन जो है इसके दो मान आते हैं, उस वक्त आपने क्या किया, इसका वर्गमूल निकाला, वर्गमूल निकाला। अब जब आप इस तरह से इसका वर्गमूल दोनों तरफ निकालते हो तो x का मान अगर आप प्लस माइनस वन लिखते हो, क्या लॉजिक दे रहे हो कि सर हम वर्गमूल निकाल रहे हैं दो मान निकलेंगे, तो आप एक काम और कर सकते हो,
कि एक्स स्क्वायर की भी स्क्वायर कर दो और 1 का भी स्क्वायर कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 1 लिखेगा, मतलब एक्स की पावर 4 माइनस 1 मिलेगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब आप इसको हल करने जाओगे तो x का मान आपको 1 मिलेगा, x का मान आपको माइनस 1 मिलेगा, एक्स स्क्वायर का मान माइनस 1 मिलेगा, और यहाँ से आपको x का मान आयोटा और माइनस आयोटा भी आ जाएगा, मतलब x का मान 1 माइनस 1, x का मान 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा आ जाएगा, चार मान निकाल दोगे। तो अगर आप रेखिक समीकरण को द्विघात में बदलोगे तो दो हल मिलेंगे, आप चार घात में बदल दोगे चार हल मिल जाएंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है, करेक्ट है। तो उसको आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना, अंडर रेडिकल साइन के अंदर आप कोई वैल्यू डालोगे आपको सदैव और सदैव धनात्मक वैल्यू ही रेडिकल साइन के अंदर डालनी है, इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं। मुद्दे की बात जो हमारे काम की है, रेडिकल साइन के अंदर सदैव धनात्मक मान आएगा और उससे जो मान निकलेगा वो भी सदैव एक धनात्मक मान होगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और 9th-10th क्लास में आप यही पढ़ते हुए आए हैं, आपने नेगेटिव वैल्यू को छोड़ दिया था, ठीक है, परफेक्ट। तो ये बात हो गई आपके मानने के लिए, हम क्यों माने, मानना आपको यही है और यही बात सच है। अब इसमें जितना आप दिमाग लगाओगे, जितना कंफ्यूजन अपने लिए पैदा करोगे, उतना शायद आपके लिए बेहतर हो, या हो सकता है उतना शायद आपके लिए कंफ्यूजिंग हो। तो इसको लेके चलो कि यहां से जब निकालोगे तो एक धनात्मक मान निकलेगा, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे दो मान निकलेंगे, क्यों, कि इक्वेशन आपकी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के हमेशा दो हल होते हैं। वो अलग बात है कि वो वास्तविक होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो एक अलग चीज है, हम अलग क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हम कहां पर थे, हम यहां पर थे, ठीक है। ये आपका मान आ गया। अब देखो, अगर मैंने 5 रखा तो ये तो 0 हो गया, ये कितना आ गया, √4, इसका मान हमेशा धनात्मक निकलेगा, धनात्मक मान के सामने ऋणात्मक लगा हुआ है, ये ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या कभी धनात्मक से बड़ी नहीं हो सकती। 5 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 6 में लेता हूं, जब मैंने 6 लिया तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा √1 माइनस का √3, ठीक है, √1 माइनस का √3, माइनस का √3 कितना होता है, 1.7 के आसपास होता है, तो 1 माइनस 1.7 माइनस का 0.7 मिलेगा, यह भी कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब ये वाला पोर्शन भी आपका कैंसिल हो गया। अगर मैंने 7 रखा, 7 रखा मतलब क्या हो गया, वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2, ये तो वैसे भी 0 आ गया, 0 का मान कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपका कैंसिल आउट हो गया। फोर्थ पे आओ, 8, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 1, 1.76 माइनस 1.76, यह भी कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, यह भी कैंसिल आउट हो गया। 9th पे आओ, वर्गमूल 4 माइनस वर्गमूल 0 बराबर 2 माइनस 0 बराबर 2, और ये मान सदैव 1 से बड़ा होगा, यह केवल x बराबर 9 ही इसका एक हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, पूर्णांक में कभी इंटरवल नहीं आता, केवल नंबर्स आते हैं, इसलिए हम ऐसा बोल पा रहे हैं। और ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हमने ये मान लिया है आज से कि कभी भी किसी भी धनात्मक संख्या का अगर मैं रेडिकल साइन के अंदर डालूंगा तो जो संख्या मुझे मिलेगी वो धनात्मक ही होगी, करेक्ट। अब अगले वाला क्वेश्चन लेते हैं, इन चीजों में ज्यादा काम आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक बार करो, आप मोटा मोटा 1 मिनट का टाइम लो, ये क्वेश्चन करो, और 60 से 70% स्टूडेंट, इवन इससे बड़ा नंबर, इसका आंसर नॉर्मली गलत देते हैं। क्यों गलत देते हैं अपन अभी देखेंगे, एक बार आप इसको ट्राई करो, बहुत सिंपल सी असमीका है, आप ट्राई करो। मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर जब पहली पहली बार उनको ये बताया जाता है, पहली पहली बार जब पढ़ाया जाता है, तो आंसर में एक छोटी सी गलती करते हैं, आंसर उनका मैक्सिमम टाइम गलत आता है। क्यों आता है हम देखेंगे एक बार, पहले आप इसको ट्राई करो, ट्राई करके उस गलती को करो कि हम इसका मान क्यों गलत निकाल पाते हैं। जब वो आप गलती कर दोगे तब आसान होगा उसको समझना और उसको याद रख पाना आगे तक कि ये गलती हमें दोबारा नहीं दोहरानी है, इसकी वजह से आंसर गलत आ सकता है। करो एक बार ट्राई, क्या आंसर निकलता है।
और बड़ा सिंपल सा लगेगा आपको देखने में, बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व भी कर दोगे और सॉल्व करके आंसर निकाल भी दोगे। ठीक है, फिर हम इसका आंसर निकालेंगे और ये देखेंगे कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या कुछ ना कुछ हमसे मिस्टेक हो रही है। तो आंसर निकलने लगा आप लोगों का? बताओ एक बार कमेंट करके, करें ट्राई? आ गया आपका आप लोगों का आंसर? देखो, जो लोग गलती करते हैं वो तो पहले मैं बता देता हूं आपको। जो प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करना है वो ये है कि ये आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है -1, करेक्ट। क्या गलती करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर किया तो क्या होगा, x-2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। परफेक्ट, कोई गुनाह नहीं किया हमने, एकदम सही किया है, दोनों तरफ स्क्वायर किया है। फिर क्या करोगे, x को कुछ इस तरह से लिख दोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। बराबर है, सब कुछ सही किया है मैंने, कोई गलती नहीं है। इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करके मैं यहाँ आ गया, यहाँ से मैं यहाँ आ गया, यहाँ से मैं यहाँ आया और x का मान मुझे 3 से लेके इन्फिनिटी के बीच में मिल गया है। अब समझो कि हम गलत क्या कर रहे हैं। सबसे पहला काम है, जब कभी भी आपको वर्गमूल दिया हुआ हो, जब कभी भी आपको वर्गमूल दिया हो, सबसे पहले आपको यह देखना कि वर्गमूल कहां पर परिभाषित है, कौन सी रेंज के अंदर वो वर्गमूल परिभाषित है। चाहे आप ये क्या कहते हैं असमीकाओं में सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप उसको फंक्शन में सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप लिमिट में सॉल्व कर रहे हो, कॉन्टिन्यूटी में सॉल्व कर रहे हो, डिफरेंशिएबिलिटी में लगा रहे हो या सेट में लगा रहे हो, पूरी कैलकुलेशन में अगर आप कहीं भी सॉल्व कर रहे हो, प्रांत परिसर आपको अगर निकालने हैं तो आपका पहला काम है कि आप यह देखोगे कि वर्गमूल कब कब परिभाषित है, किस नंबर के लिए परिभाषित है। क्योंकि जहां पर परिभाषित है ही नहीं वहां पर सॉल्व करने का फायदा है ही नहीं। ठीक है, तो परिभाषित कब होगा ये, जब x-2 का मान सदैव सदैव 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। क्यों? क्योंकि वर्गमूल में कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं डाल सकते, ऋणात्मक डालोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाएगा, रियल नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, x का मान सदैव और सदैव 2 से बड़ा होना चाहिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बात एकदम सही है। अब मुझे एक बात बताओ कि अभी हमने यह देखा था कि वर्गमूल x-2 का मान सदैव धनात्मक होगा। पिछले 15 मिनट से हम यही डिस्कशन कर रहे हैं कि वर्गमूल में कोई भी धनात्मक संख्या डाली हुई है, ये हमने इंश्योर कर लिया कि ये धनात्मक संख्या। कैसे इंश्योर कर लिया कि हम हमेशा x का मान 2 या 2 से बड़ा ही डालेंगे तो ये धनात्मक आ जाएगी। अगर यह धनात्मक संख्या है तो जब मैंने उसका रेडिकल साइन लगाया, अंडर रूट का साइन वहां पर लगाया, तो मुझे सदैव एक धनात्मक संख्या मिलेगी। कोई डाउट यहां तक? और हम यह भी जानते हैं कि धनात्मक संख्या चाहे वो कोई सी भी संख्या ले लो दुनिया की, हमेशा और हमेशा -1 से बड़ी होती है। ये भी हम जानते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर ये धनात्मक संख्या देगा तो कोई भी संख्या दे, आप x 2 से बड़ा कुछ भी डाल दो, कुछ भी संख्या देगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव संख्या हमेशा हमेशा -1 से बड़ी होती है। मतलब हर मान के लिए ये हमेशा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाएगा, हर मान के लिए यह अपने आप को संतुष्ट करेगा। मतलब क्या हुआ कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के प्रत्येक मान के लिए वर्गमूल x-2 हमेशा -1 से बड़ा होगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहां तक? ये धनात्मक आया, धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक से बड़ी होती है। मतलब आप इसमें से कोई सी भी संख्या ले लो, हमेशा हमेशा वो उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरा x 2 से लेके इंफिनिटी के बीच में मैं कुछ भी ले लूं, 2 से लेके इंफिनिटी के बीच में मैं कुछ भी ले लूं, उसका मान मैं यहां रखूंगा, x-2 धनात्मक होगा, इसके धनात्मक होने से यह पूरा धनात्मक हो जाएगा। पूरा धनात्मक हो जाएगा तो मेरी असमीका संतुष्ट कर जाएगी। तो x का मान 2 से लेके इंफिनिटी जब मैं लूंगा तो यह असमीका अपने आप को संतुष्ट करेगी। और यहां मेरा आंसर आ रहा था 3 से लेके इंफिनिटी। तो मैं किस इंटरवल को छोड़ रहा था, मैं आपका इंटरवल जो था
इस प्रोसेस से यह वाला इंटरवल आपका मिसिंग था। ठीक है, इस प्रोसेस से करने जब आप गए तो 2 से लेके 3 से वाला इंटरवल आपका मिसिंग था। एग्जैक्ट आंसर आपका ये है। और यह गलती होने का कारण क्या है? यह गलती होने का कारण है ये, अगर असमिका के एक तरफ धनात्मक संख्या है और असमिका के एक तरफ ऋणात्मक संख्या है, तो आपको अंडर रूट करने से पहले 50 बार सोचना, उसका दोनों तरफ स्क्वायर करने से पहले 50 बार सोचना है। एक तरफ धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक, दोनों का स्क्वायर करने से पहले कम से कम अच्छे से सोचना है कि क्या मैं स्क्वायर कर सकता हूं या मैं किसी वैल्यू को नेग्लेक्ट कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि समझो मेरी बात, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये दो असमीका आपके सामने लिखी हुई हैं, मैं दोनों का वर्ग कर रहा हूं। वर्ग किया तो x माइनस टू का मान सदैव 1 से बड़ा हो गया और x माइनस टू का मान सदैव 1 से बड़ा हो गया। x का मान सदैव 3 से बड़ा हो गया, x का मान सदैव 3 से बड़ा हो गया। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं बचा। स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर अपना नेगेटिव साइन खो देता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का स्क्वायर एक ही नंबर आता है। इसलिए आपको नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने से पहले अच्छे से सोचना है या कोशिश करनी है कि दोनों तरफ पॉजिटिव संख्याएं आ जाएं, वरना चांसेज है हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब आप इसको एक बार और अच्छे से देख लो, कोई डाउट हो तो आप मुझे बताओ, और अगर बाद में भी आपको कोई डाउट आता है तो वीडियो के बाद आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, परफेक्ट, एक बार और देख लो। पर यह बहुत मुद्दे की बात है, दो कंसेप्ट हमारे इसमें काम आते हैं कि रेडिकल साइन के अंदर कभी हम नेगेटिव साइन नहीं डाल सकते अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं तो। समस्या संख्याओं के चैप्टर में वो अलग बात है, हम उसकी अलग से सेपरेटली बात करेंगे। यहां तक हम केवल और केवल वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते। और किसी भी धनात्मक संख्या का अगर आप अंडर रूट निकालोगे, किसी भी धनात्मक संख्या का अंडर रूट निकालोगे, सदैव एक धनात्मक संख्या होगा, ऋणात्मक संख्या नहीं होता। ऋणात्मक संख्या तब आपको मिलता है प्लस माइनस जब आप द्विपद समीकरण को सॉल्व करते हो। द्विपद समीकरण के जब आप रूट निकालोगे प्लस माइनस मिलेगा, वो एक अलग चीज है। धनात्मक संख्या का अंडर रूट निकालना एक अलग चीज है। ठीक है, आगे बढ़े। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, अच्छा खासा टाइम हमने स्पेंड कर लिया है, अच्छी खासी मेहनत हमने इस पे कर ली है। तो अगला वाला क्वेश्चन है आपका, यह देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं अब। और शायद अब हमारी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी थोड़ी डेवलप होने लग गई होगी कि अंडर रूट को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यह देखना कि परिभाषित कब होगा। परिभाषित कब होगा? x माइनस वन का मान इससे बड़ा हो और 3 माइनस एक्स का मान 0 से बड़ा हो, x का मान आपका 1 से बड़ा हो और 3 का मान आपका 1 से बड़ा हो, मतलब x का मान 3 से छोटा हो। क्या हुआ ये? कॉमन पॉइंट क्या निकलेगा मेरा? x का मान जब 1 से 3 के बीच में होगा। कोई डाउट इसमें? x का मान जब 1 से 3 के बीच में होगा तो यह एक्सप्रेशन मेरी परिभाषित होगी। कैसे? सिंपल है, ये आपकी नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ये मेरा 1 है, ये मेरा 3 है। ये क्या बोलता है? 1 से सदैव बड़ा हो और 1 के बराबर हो, ये वाला पोर्शन आ गया। ये क्या बोलता है? 3 से बराबर हो, छोटा हो। कॉमन पोर्शन क्या आया मेरा? कॉमन पोर्शन बताओ, ये मेरा कॉमन पोर्शन आ गया, ये मेरा कॉमन पोर्शन आ गया। ये क्या है? 1 से लेके 3 तक। जब x का मान 1 और 3 के बीच में होगा, इस इंटरवल में जब x होगा, तो यह मेरा व्यंजक जो दिया हुआ है वो परिभाषित होगा। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब बात देखो, बात अगर x 1 और 3 के बीच में होगा तो यह दोनों एक्सप्रेशन ही धनात्मक है। x को मैंने 1 से 3 के बीच में लिया, दोनों एक्सप्रेशन धनात्मक है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा हमेशा नंबर पॉजिटिव डाला जाता है और उसका स्क्वायर रूट भी हमेशा पॉजिटिव निकलता है। ये दोनों नंबर धनात्मक है। इस केस में मैं स्क्वायर दोनों तरफ कर सकता हूं। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है स्क्वायर करने में। अगर मैंने स्क्वायर किया तो क्या निकलेगा? मुझे निकलेगा x माइनस वन, करेक्ट। x को एक तरफ ले गया मैं,
तो हमारे पास दो चीजें आ गई हैं। जब x का मान 1 और 3 के बीच में होगा तो यह दोनों के दोनों टर्म्स परिभाषित होंगी, और जब x का मान 2 से बड़ा होगा तो ये असमीका परिभाषित होगी। ये असमीका इस प्रतिबंध को संतुष्ट करेगी। अब इन दोनों का कॉमन अगर मेरे को निकालना है, इन दोनों का कॉमन मतलब ये बोलना चाह रहा है कि x का मान सदैव और सदैव 2 से बड़ा होना चाहिए। ये वाली सिचुएशन है। और मैंने ओपन सर्कल क्यों लिया है? क्योंकि यहां पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो अब इन तीनों का मुझे कॉमन निकालना है, तो वो कॉमन मेरा क्या निकलेगा? वो कॉमन मेरा निकलेगा x का मान 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। मतलब x बड़ा होगा, 2 से मेरा x बड़ा होगा और 3 से छोटा या बराबर होगा। ये वाला जो पोर्शन है मेरा, ये वाला पोर्शन मेरा कॉमन आ गया है तीनों में। ठीक है, ये वाला पोर्शन मेरा तीनों में कॉमन है, 2 से लेके 3 तक, बट 2 इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर मेरी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो आंसर क्या निकलेगा? जब x का मान 2 से 3 के बीच में होगा, जहां पर 2 शामिल नहीं है पर 3 शामिल है, तो यह वाली इनइक्वलिटी अपने आप को संतुष्ट करेगी, इस प्रतिबंध को ये सेटिस्फाई कर जाएगी। तो यह मेरा आंसर है। कोई तकलीफ इसमें? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो, बड़ी ही आसान सी बात है। तो अगर इसको मैं हल करने जाऊंगा तो क्या होगा? ये मुझे पता है कि अंडर रूट एक्स जो है आपका, ये तब परिभाषित होगा जब एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा होगा। सबसे पहला काम, अंडर रूट में जो भी नंबर है उसको परिभाषित कर लो। अब देख लो आप, ये एक्स प्लस अंडर रूट एक्स है, ये बड़ा है अंडर रूट एक्स से, और ये -3 है। ठीक है, इसको मैं दोनों तरफ से हटा सकता हूं, कैंसिल आउट कर सकता हूं, मान बराबर है। तो यह क्या बोलता है कि जब जब x का मान -3 से बड़ा होगा, जब जब x का मान -3 से बड़ा होगा, तब तब ये असमीका अपने आप को संतुष्ट करेगी। क्या बोलता है कि जब जब x का मान -3 से बड़ा होगा, -3 से इधर की तरफ होगा, तब तब यह असमीका अपने आप को संतुष्ट करेगी। पर यह मेरा क्या बोलता है कि जब x का मान 0 से बड़ा होगा, जब x का मान 0 से बड़ा होगा, तभी यह टर्म्स परिभाषित है। इसलिए मैं जब दोनों की वो निकालने जाऊंगा ओबेनिस्ट हल, तो मुझे कुछ ये वाले हल मिलेंगे। मतलब जब x का मान मेरा 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होगा, उस इंटरवल में, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x का मान जब 0 से बड़ा होगा, उस इंटरवल में, उस अंतराल के अंदर यह असमीका अपने आप को संतुष्ट करेगी। केवल झगड़ा सा ये हुआ कि जब इसमें अंडर रूट एक्स यहाँ पे आ गया तो मुझे इसे परिभाषित करना पड़ा। इसको परिभाषित करने के चक्कर में ये वाला पोर्शन मेरा गायब हो गया है। -3 से 0 के बीच का पोर्शन मैं नहीं ले सकता, क्योंकि इस वाले पोर्शन में मेरा अंडर रूट एक्स परिभाषित नहीं होगा। इसको लिखने से सिर्फ यह इंटरवल मेरे को छोड़ना पड़ गया, मैं यहां से लेके आगे की तरफ आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। टोटल अब तक जो हम सॉल्व कर चुके हैं असमीकाओं में, हमने साइन स्कीम को देख लिया है, असमीकाओं की बेसिक प्रॉपर्टी देख ली है, अंडर रूट वाले केस में हमने देख लिया है। इसके अलावा हम इसमें करीब करीब आप ये मानिए कि एक क्लास और असमीका में जाएगी। एक डीपीपी अगली वाली हम असमीका की लेंगे, उसके अगली वाली डीपीपी हम मॉड्यूलस फंक्शन की लेंगे। अभी आपका जो नेक्स्ट डीपीपी होगा आपका, उसमें हम सॉल्व करेंगे कि अगर एक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर कैसे बिहेव करता है, एक्स का वैल्यू दिया है तो 1/x कैसे बिहेव करता है। ये आपका नेक्स्ट, ये डीपीपी 1 2, मतलब ये 8वीं है तो 9 10th। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कि मापांक किस तरह से बिहेव करता है। फिर हम सॉल्व करेंगे कि मापांक को जब मैं इनइक्वलिटी में डालता हूं तो किस तरह से बिहेव करता है। इन 4 डीपीपी को करने के बाद हमें पूरी असमीकाओं में बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सेट के ऑलमोस्ट हम हर तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं, सेट के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। कुछ और क्वेश्चंस अगर ऐड करने होंगे तो उनको ऐड कर देंगे। इसके साथ हमारा जो यह वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो पोर्शन है आपका असमीकाओं वाला, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए। मतलब जो जेई 2023 को टारगेट कर रहे हैं और जो जेई 2024 को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यह वाला जो पोर्शन है आपका, ये पूरी की पूरी कैलकुलस
और सबसे ज्यादा आपका फलन में काम में आता है। फलन का जब प्रांत परिसर आपको निकालना होगा, या 1 या ऑन टू में सबसे ज्यादा काम आएगा। जब आपको आच्छादक फलन का पता लगाना होगा, तब आपको यह भी पता लगाना पड़ेगा कि किस किस रेंज में यह फलन परिभाषित है या नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, तो अगर कुछ आपका इस क्लास में डाउट है तो मुझे क्लास के बाद आप कमेंट करके बताइएगा, कोशिश करेंगे अगले सेशंस में उसको क्लियर करने का। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।